अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं बीजिंग एयरपोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। वापसी की मेरी फ़्लाइट है और कुछ देर पहले मैं जब इमिग्रेशन से गुज़र रहा था तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर थी उसने इंतहाई गौर से मेरे पासपोर्ट की बड़ी तफसीली जांच पड़ताल की। मुझे देखा, पासपोर्ट पे मेरी तस्वीर को देखा, फिर कई सफ़े पासपोर्ट के जिसमें उसके साथ पुराना पासपोर्ट भी लगा हुआ है वो भी इधर उधर करके देखा, वीज़े को चेक किया, स्टैम्प भी लगा दी उसने एग्ज़िट की। उसके बावजूद दोबारा उसने पासपोर्ट उठा के कंप्यूटर में भी कुछ तलाश कर रही थी। इससे पहले जब मैं शंघाई पहुंचा था कोई हफ़्ता पहले, तो उस वक्त भी हमारे साथ यही हुआ। मेरे साथ एक और दोस्त भी थे और मेरे पासपोर्ट पे एंट्री की मोहर लगते लगते कोई 12-13 मिनट गुजर गए, क्योंकि उसने इमिग्रेशन ऑफ़िसर इत्तेफाकन उस वक्त भी ख़ातून थी, तो उसने एक एक सफ़ा चेक किया। और शायद उसकी वजह ये हो कि उस पर अफ़गानिस्तान के 6-7 वीज़े लगे हुए हैं, उज़्बेकिस्तान का उस पर वीज़ा है, दुबई का तो ज़ाहिर कोई इतना मसला नहीं है, हालांकि उसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया के भी वीज़े लगे हुए हैं मेरे पासपोर्ट में, लेकिन बार बार ईरान, अफ़गानिस्तान के वीज़ों को भी वो देख रही थी। अब आज जो ये इतवार के दिन यानी 14 दिसंबर को मेरे साथ ये वाक़या हुआ, तो एकदम मेरे जहन में वो तकरीरें घूम गई। इत्तेफाक की बात है, मैं गुज़िश्ता रोज़ नेट पे अपना मीडिया चेक कर रहा था, तो उसमें अल्लामा ताहिर अशरफ़ी की वो गरजदार तकरीर थी जो वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की मौजूदगी में कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ख़्याल इसी तकरीब के बाद वो जो एक उलमा पे मुश्तमिल कोई तकरीब थी जिसमें वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, बहुत सारे उलमा ने बड़ी गरजदार शोला बयां तकरीरें की और कोई कसर न छोड़ी वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल की तारीफ़ में। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तलबा हैं मदारिस के वो भी आपकी फ़ौज हैं। तो वो भी मैं सोच रहा, और फिर एक और तकरीर जो खुसूसी तौर पे ट्विटर पे डाली गई थी, सोशल मीडिया पे, वो थी लश्कर तैयबा या जमात उद-दावा से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब की, और वो एक तरफ कह रहे थे कि हम खैर मकदम करते हैं अफ़गानिस्तान के 1000 से ज़ायद उलमा ने एक करारदाद पेश की है जिसमें चंद दिन पहले काबुल में ये वाक़या हुआ, जिसमें बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि तमाम उलमा ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि किसी भी मुसलमान को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दूसरे पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, और जो भी ऐसा करेगा वो बागी तसव्वुर होगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। अब इस हवाले से जो लश्कर तैयबा या जमात उद-दावा के जो रहनुमा थे, नाम मुझे उनका भूल गया है, वो साथ में ये भी कहने लगे कि ये खुशाइंद कदम है, लेकिन इसके बावजूद अगर दहशतगर्दी न रुकी अफ़गानिस्तान से तो फिर हमारे जो तलबा हैं हम दस्त और बाजू बनेंगे पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो अब मैं ये सोच रहा था कि एक तरफ हर रोज़ इस किस्म का एक तमाशा हो रहा है जहाँ पे उलमा को इकट्ठा करके और इस किस्म की वो तकरीरें कर रहे हैं जैसे उन्होंने अभी काबुल पे, भारत पे चढ़ाई कर देनी है, जैसे अगर अमेरिका ने हमला किया या कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हुई तो उसमें तमाम मदारिस के तलबा जो हैं वो सफ़ अव्वल के सिपाहियों का किरदार अदा करेंगे। अब ये इसी किस्म की एक पॉलिसी थी, यानी आपको मालूम है गुड तालिबान बैड तालिबान की,
जिसके तहत कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग बुरे थे। जैश लश्कर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जितने भी फ़ाइटर्स थे, चाहे वो कश्मीर में थे चाहे अफ़गानिस्तान में थे, उनको बड़ा वो मनपसंद लोग थे और उनकी बाकायदा फैसिलिटेशन भी की जाती थी। और इसी पॉलिसी के सबब पाकिस्तान का जो इमेज बना वो यही था कि यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंद, जिनको भारत दहशतगर्द कहता है, उनकी परवरिश की जाती है। ये बाकायदा एक नैरेटिव था मग़रिब में और भारत ने इस बयानी को मज़ीद बढ़ावा दिया। यही नैरेटिव जनूब मशरिक़ी एशिया में, चीन में भी किसी हद तक परवान चढ़ा, क्योंकि आपको मालूम है कि चीन ने बड़े अरसे तक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम तर मालूमात होने के बावजूद जैश मोहम्मद पे पाबंदी लगाए जाने के हवाले से पाकिस्तान का साथ दिया। भारत ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन एक टेक्निकल वोट होता है, टेक्निकल वीटो, वो लगाए रखा चीन ने जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सिलसिला चल रहा था और भारत का बड़ा पुरज़ोर मुतालबा था कि जैश मोहम्मद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए और उसके लीडर पाकिस्तान में हैं और उनको भारत के हवाले किया जाना चाहिए। तो उस वक्त भी चीन ने हमारा बड़ा साथ दिया, लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है चीन के रहनुमाओं की ये भी तवक्को थी कि इस मुल्क में वक्त के साथ साथ तब्दीली आएगी और ये जो मजहबी जमातों का सहारा है, ये शोला बयां मुकर्रर ले आते हैं, इस तरह तकरीरें करते हैं कि जैसे ये मिज़ाइल हैं, जैसे ये रॉकेट हैं, जैसे ये B-52 बम्बर हैं कि गिरेंगे और अमेरिका तबाह हो जाएगा या भारत तबाह हो जाएगा। ये सोचते नहीं हैं कि ये ज़माना बॉम्बर्स का है, रॉकेट्स का है, मिज़ाइलों का है। आपकी 5 करोड़ भी फ़ौज हो जाए तो वो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो एक सिटिंग डक्स होते हैं। तो मैं, चूँकि किस्सा शुरू हुआ था इससे मेरे बीजिंग में मेरी आमद पे, और बल्कि यही कुछ एक मरतबा मेरे साथ थाईलैंड के एयरपोर्ट पे भी हुआ था, उज़्बेकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। और ये न जाने क्यों आज मुझे ये ख़्याल आया कि 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद में जो तकरीब हुई, जहाँ इतने सारे उलमा को इकट्ठा किया गया, फ़ौज के और हुकूमत के हक़ में बयान दिलवाए गए, तो इससे क्या नैरेटिव निकलता है, क्या तासुर निकलता है बैनुल-अक़वामी सतह पे, और इसका असर हमारे पासपोर्ट पे क्या पड़ता है। यानी मैं जो बात कर रहा था कि इस वक्त भी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के जो बदतरीन पासपोर्ट्स हैं उनमें शुमार होता है, और मैं 65 साल की उम्र में भी जब सफ़र करता हूँ उसके बावजूद मेरे पासपोर्ट की इतनी शदीद स्क्रूटनी होती है, तो उसकी कोई तो वजह होगी। माजी की पॉलिसियाँ हैं, पॉलिसियों का एक तसलसल है। 25-30 साल से ख़ास अंदाज में जो मजहबी गिरोह थे, मजहबी सियासी गिरोह थे, किस तरह उनका सहारा लेके मुल्क की सियासत पे, गैर मुल्क की सियासत पे असरानंदाज होने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि आज पाकिस्तानी पासपोर्ट को इवन चीन ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया भर में 2 ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त है, जेन्युइन इज़्ज़त, वो है चीन और तुर्किया। लेकिन इवन चीन में भी हमारे पासपोर्ट का ये हाल है कि उस पे एतबार नहीं है, उसमें उसको कैरी करने वाला, उस पे जो सफ़र कर रहा है, हर उस शख्स को शक की नज़र से देखा जाता है। और ज़ाहिर है इसकी वजह वो पॉलिसियाँ हैं, वो बयानियाँ हैं जो भारत ने इतने अरसे से प्रोपेगेट किया, जिसकी फिर बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई दी, मग़रिब में भी उसको पजीराई हासिल हुई। तो हमें ये सोचना है कि क्या हम इसी अंदाज़ में यही पॉलिसियाँ, जिस किस्म का इज्तिमा 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में हुआ, जहाँ पे लामा ताहिर अशरफ़ी और दूसरे मजहबी उलमा ने ख़िताब किया, क्या आप लोगों को एहसास है कि इस किस्म के इज्तिमाआत का पाकिस्तान के इमेज पे क्या असर पड़ता है, हमारे जैसे लोग किस तरह उस पर मुतासिर होते हैं। और इनको शायद इसलिए हमारे जितने भी बड़े लोग हैं उनको तो एहसास नहीं होता इस वजह से कि ये तो VVIP प्रोटोकॉल इनको हासिल होता है। जितने बड़े अफसरान हैं, हमारे बड़े आला ओहदेदार हैं, आला तरीन ओहदेदार,
ये तो इंतहाई वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जाते हैं, इनको तो पता भी नहीं होता कि पासपोर्ट में वीज़ा कब लगा, कैसे लगा, एंट्री एग्ज़िट की मोहर 10 बंदे लाइन में खड़े होते हैं। इसहाक डार साहब को देखिए कि वो ख़ुद कितनी सफ़र करते हैं, लेकिन चूँकि बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म साहब भी कोई 35-40 ममालिक का दौरा कर चुके, लेकिन चूँकि ये सारा वीआईपी प्रोटोकॉल है, लिहाजा उन्हें उन तकालीफ़ का बिल्कुल एहसास नहीं है जिनका आम लोगों को करना पड़ता है। और अब देखिए कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात जाते हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान के वीज़ों पे कोई 90-95% लोगों के वीज़े पे पाबंदी है, रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या वजह है? सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक बयानिया है हमारे मुल्क के साथ, अफ़गानिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात की वजह से। तो मैं एक अपील करूँगा बतौर पाकिस्तानी, आज ये बीजिंग के एयरपोर्ट पे बैठ के अपने तमाम बड़ों से कि खुदारा ये जो मजहबी जमातों का सहारा लेके आप अपनी एंडोर्समेंट चाहते हैं, अपने हक़ में तकरीरें, आपके हक़ में तकरीरें होती हैं, ये सिलसिला बंद कर दें। जेन्युइनली वो काम करें जो बड़ी कौमों ने किए हैं। चीन के रहनुमाओं ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद इतनी तरक्की हासिल की है। वो ये था कि उन्होंने फ़ोकस किया काम पे, मेहनत पे और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी पे। अगर ऐसा होगा तो इक़्तिसादी हालत भी बेहतर हो सकती है, सियासी सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है, और उससे पाकिस्तान की रैंकिंग भी बेहतर होगी। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसका इमेज भी शायद इसकी वजह से बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।